हर एक इंसान में कुछ न कुछ कला जन्मजात होती है। उसे बाहर आने के लिए अनुकूल संस्कार और अवसर की ज़रूरत होती है। जिसे अच्छे संस्कार और वातावरण मिलता है, उसकी कला अच्छे रूप में सामने आती है, और जिसे गलत वातावरण और बुरे संस्कार मिलते हैं, उसकी कला भी उसी अनुरूप बाहर आती है। फ़ोटो बहुत पुराना है। ये बात लगभग 1987 की है। मैं परिवार के साथ भरतपुर घना बर्ड सेंचुरी घूमने गया हुआ था। छोटी वाली बिटिया वाइफ की गोद में थी और एक ऐसी जगह आई जहाँ ईंटों की सड़क और मौसम बहुत सुहाना, बादल हो रहे थे और मुझे बहुत अच्छी लाइट एंड शेड की फ़ोटो मिल रही थी। तो मैंने फ़ोटो खींचा। उसके बाद मैंने सामने आके भी एक फ़ोटो खींचा और वो सामने वाला फ़ोटो इतना अपने आप में मातृत्व के प्रेम से भरा हुआ था और बच्ची भी हंस रही थी कि आप विश्वास करेंगे कि ये फ़ोटो मेरा 21 साल तक तरह तरह की मैगज़ीनों में, अखबारों में छपा और सबसे पहली बार 1999 में 8 मई को मदर्स डे के दिन हिंदुस्तान टाइम्स में छपा, जिसका मुझे 400 रुपये का चेक भेजा। वो 400 रुपये अगर आज कैलकुलेट करते हैं तो 6,000 रुपये बनते हैं। सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस एपिसोड में मुझे दिल्ली से आगे की अपनी कहानी बतानी थी, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ कि ये कहानी अब इससे भी अगले एपिसोड में जाएगी। उसका कारण ये रहा कि बहुत सारे दर्शकों श्रोताओं के मेरे पास फ़ोन भी आए, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए और कमेंट्स में उन्होंने ये लिखा। 2-3-4 सवाल हैं। वो सवाल पिछले नौहर बीकानेर की मेरी ज़िंदगी के बारे में है और उनका सवालों का जवाब जब तक मैं नहीं दूंगा तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि उनकी खुद की जिज्ञासा पूरी नहीं होगी। पहला सवाल तो ये है कि 10 से 5 का मेरा स्कूल था, वाणिका विद्यालय। मैं स्कूल 10 से 5 जब जाता था तो आप खाते क्या थे, उसकी भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। मैं स्कूल जाने के लिए बहुत नखरे और नाच टटोले करता था। मदर अपनी तरफ से चीनी का पराठा बना देती तो मैं कहता नहीं, मिर्च का पराठा चाहिए। अब वो फटाफट मिर्च का पराठा डालती, इतनी देर में देर हो जाती और स्कूल हमारा ऐसा था कि एक घर के अंदर चलता था। लाहौरिया महाराजा के सख्त निर्देश थे कि जो समय पे नहीं आएगा बच्चा, उसको दरवाजे बंद मिलेंगे। तो वाकई मैं पहुंचता तो दरवाजे बंद मिलते, क्योंकि मेरे इन नखरों ने, मैंने वाकई अपनी माँ को बहुत परेशान किया था। मेरे इन नखरों ने मुझे स्कूल से भी थोड़ा सा दूर रखा और वो मेरी ज़िदें ठीक नहीं थी। अब उस दौरान जो मैं खेलता था तो दोपहर में भूख लगती थी। घर था सिटी कोतवाली नए कुएं के पास। नया कुआं और सिटी कोतवाली के बीच में एक अंडाकार आकार का पार्क हुआ करता था। उस पार्क में बड़े घने नीम के पेड़ थे, बहुत बड़ी बड़ी निमोलियाँ गिरती थी और उन निमोलियों को मैं बैठ के चूसा करता था। और उसके बाद भूख लगती थी तो मम्मी जो है पंजी देती थी 5 पैसे, वो भी मैं नखरे से मांगता था कि मुझे नया सिक्का चाहिए, नया सिक्का लेके स्कूल जाऊंगा। कुएं के पीछे एक 5-6 बड़गुंजों की दुकानें थी। वहाँ पे मोठ, मूंग, काला चना, हल्दी लगा हुआ चना, ज्वार की फुल्ली और मक्का की फुल्ली, ये सब वहाँ पे बिकते थे और बड़ी अच्छी खुशबू आती रहती थी। अब वो बड़गुंजे जो हैं वो हल्दी के से कपड़े पीले पहने हुए और उनके हाथ भी पीले हो जाते थे, पैर भी पीले हो जाते थे, वो काम करते रहते थे। वो अपने आग जलाने के लिए सीढ़ियाँ काम में लेते थे। उन सीढ़ियों में एक फुल्ली होती थी, वो लंबी लंबी उसकी डालियाँ सी, उसको अगर खोल दो तो उसमें से भभूतिया निकलता था। वो भभूतिया उड़ाने में लग जाता मैं। तो सिंधी डांटता और भागता, भाग के मुझे कहता, तो मैं ये कहता कि मैं तो भाई साहब 2 पैसे के चने लेने आया हूँ आपसे। मैं उनको पंजी देता, 2 पैसे के चने लेता और निबोली की मिठास के साथ वो चने खाया करता था।
शाम को घर पहुंचता 5 बजे तो लोहे की पेटी हुआ करती थी। उस ज़माने में तिरपाल के बैग नहीं थे, और जो दूसरे बच्चे हैं वो कपड़े के थैले लेके आते थे। मैं थोड़ा सा लोहे की पेटी लेके चलता था। पेटी में से मेरी मदर वो निकालती दोपहर का जो बचा हुआ पराठा, उस पराठे को निकाल के कहती ये तो उसने खाया ही नहीं, फिर क्या खाया तूने? मैंने कहा 5 पैसे दिए थे, उसकी चीज़ खा ली। तो ये साहब मेरा वो बचपन का खाने का सिलसिला है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब मैं नौहर पहुंचा तो मेरी दादी ने 3-4 दिन में मुझे सारी दिनचर्या बता दी कि सुबह 6 बजे उठना है, दादाजी का और मेरा पलंग, निवाड़ी पलंग रंगीन पायों वाला, वो कमर पे उठा के लाना है, घर रखना है, क्योंकि हम चौगान में सोया करते थे, बहुत खुला मैदान था। और उसके बाद चाचा जी के साथ जोड़े से पानी लेके आना है। मेरे लिए एक छोटी मटकी मंगा दी गई, वो 2 चक्कर जोड़े के काटता। उसके बाद कांसे के कटोरे में दादी मुझे चाय देती, रात की ठंडी रोटी के साथ, वो खा के और 7 बजे स्कूल रवाना। 12 बजे स्कूल से आना, खाना खाना, और उसके बाद स्कूल का काम करना, और स्कूल का काम 4-5 बजे तक करने के बाद फिर दादी कहती कि गाय के चारों तरफ पानी का छिड़काव कर, और उसके बाद गाय को चारा खिला, गाय को नहला, और फिर मैं दूध निकालने के लिए आऊँगी तो बाल्टी धो के रख। तो दादी घुटनों के बीच में बाल्टी रख के दूध निकालती, बछड़े को मैं छोड़ता, फिर बछड़े को वापस बांधता, फिर कहती इसकी गर्दन खुजा। वो कहती थी कि गाय की गर्दन खुजाने से उसका सींग वहाँ जाता नहीं है खुजाने के लिए, तो गाय की गर्दन खुजाओगे तो दूध ज़्यादा अच्छा देगी। तो गाय बेचारी बड़े मज़े से अपनी गर्दन मुझसे खुजवाती रहती। उसके बाद अगला काम होता था मेरा चौगान में छिड़काव करना, दादा दादी का पलंग बिछाना, बिस्तर बिछाना, ठंडा करना, दादाजी को खाना देना, और उसके बाद मुझे खुद को खाना खाना, फिर दादाजी के हाथ पांव दबाना, क्योंकि दादाजी का घूमने फिरने का बहुत काम होता था। तो दादाजी के पहले मैं पांव दबाता, अंगूठे की उंगलियां खींचता, हाथ दबाता, हाथों की उंगलियां खींचता, फिर थोड़ी सी टेढ़ी करवट दिलवा के उनकी कमर दबाता। तो जब कमर दबाता तो उनको बड़ा मज़ा आता, और वो उनकी आंखें बंद होने लग जाती, और वो आंखें बंद होते होते नींद में ये कहते मुझे हमेशा, जीव तो रहे बेटा, जीव तो रहे, जीव तो रहे बेटा, जीव तो रहे। ये उनका आशीर्वाद ही है जो मुझे यहाँ तक लेके आया। मैं उस वक्त सोच भी नहीं सकता था कि कभी मैं इतने बड़े बड़े पुरस्कार फोटोग्राफी में लूँगा। हालांकि मेरे पिताजी को बचपन में, पिताजी ने संस्कृत पढ़ी थी, तो उनके साथ जितने भी यार दोस्त थे सब पुरोहित, जोशी, व्यास, ये लोग हुआ करते थे। तो पिताजी को भी लोग पंडित कहने लग गए थे। उनके एक दोस्त ने मुझे बचपन में देख के कहा था पिताजी को कि ये लड़का बड़ा होके बहुत नाम कमाएगा। लेकिन नौहर में दादी के यहाँ जब मैं वो कोड़ी, कंचे, लट्टू खेलता था, उसकी शिकायत मेरी बुआ जी पिताजी को कर देती थी जब वो दिल्ली से आते थे। पिताजी दादाजी को कहते कि ये तो क्या नाम कमाएगा, ये तो लट्टू खेलने से, कंचे खेलने से फुर्सत नहीं है। वाकई मैं कंचे जो जीतता था, मेरी कंचे की जो निशाना था बहुत बढ़िया था, और मैं कंचे जीतता था बहुत, तो मैं उनको धो के सुखा के वापस बेचता था बच्चों को। इस प्रकार से दादाजी ने जब ये मेरी बात सुनी तो बोले यार तू फालतू बकवास मत कर, छोरो ठीक पढ़ाई करे है, ज़्यादा पढ़े वो तो बावड़ो हो जाएगो, एने थोड़ा बहुत खेलन भी दे, तेरी विद्या तू तेरे खनी राग, और तू दिल्ली में मस्ती कर। ये कह के दादाजी उनका मुंह चुप करा दिया करते थे। दादाजी मुझसे हमेशा बहुत प्यार करते थे, और कभी कभी मुझे खेत भी ले जाते थे, हिस्से में खेत ले रखा था। तो सुबह जाती दफ़ा छुट्टी वाले दिन मेरे जिम्मे 3 सामान होता था, एक तो लैंटर्न, एक छतरी, और एक दोपहर का खाना। तो दोपहर का खाना तो दोपहर में ख़त्म हो जाता, शाम को हम लोग वापस आते थे। खेत में उन्होंने एक चीज़ मुझे सिखाई कि जो मतीरा बहुत देर से पड़ा है, कई दिनों से पड़ा है बेल के पास, तो उसके नीचे एक पीली टाकी बन जाती है, और जिस मतीरे के नीचे पीली टाकी हो वो शर्तिया लाल और मीठा निकलेगा। तो वो कोहनी से उन्होंने मतीरा फोड़ना सिखाया मुझे, और हम आधा आधा मतीरा खाया करते थे। एक दिन रात को हम खेत से घर आ रहे थे,
और लैंटर्न मेरे पास थी और ठंडी चांदनी रात थी, बालू रेत की पगडंडी थी। तो एक सांप कम से कम 2-2.5 गज का होगा, वो गोल गोल लपेटा खा के अपने सो रहा था। तो दादाजी ने दूर से ही देख लिया और कहीं उसके ऊपर पाँव नहीं टिक जाए, इसलिए पहले ही मेरा हाथ पकड़ के धीरे से हाथ दबा के फुटपाथ से अलग ले आए और घूम के वापस आगे जाके पगडंडी पे वापस आ गए हम लोग। पगडंडी पे आने के बाद उन्होंने फिर एक बार पीछे मुड़ के देखा कि कहीं हमारे पैरों की ज़मीन की धड़कन से सांप की आंख तो नहीं खुल गई। तो एक ऐसा हादसा भी मैंने अपनी आंख से देखा और भगवान का शुक्र है कि वो सांप सो रहा था और तब भी सो रहा था। इस प्रकार से बचपन बीता। रामलीला किया करते थे हम, और रामलीला में बिजली आई नहीं थी उस वक़्त नहर में, तो सब बच्चे अपने अपने घर से एक एक लैंटर्न ले आते थे। 2 लैंटर्न तो ड्रेसिंग रूम में रख देते, 1 लैंटर्न जहाँ कलाकार तैयार होकर बैठे वहाँ, 2 लैंटर्न हम पर्दे के पास खूंटे पे गाड़ देते थे। इस प्रकार से हम रामलीला भी खेलते थे। रामलीला क्या, हमें कहानी का तो कुछ मालूम था नहीं, घंटे आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही एक तरह से बच्चों का दिल बहला लेते थे। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि बच्चों को मैंने भेजा कि नहर की गलियों में से पुराने सैल उठा के लाओ। वो पुराने सैल ले आए, 20 सैल मैंने एक पाइप में डाले और उससे तारों को जोड़ के और 4 बल्ब मैंने पर्दे पे टांग दिए और इंटरवल हमने वो बल्ब जला के लाइट शो की। तो साहब बच्चों ने इतनी तालियां बजाई, इतने खुश हुए, बोले बिजली आ गई। और यहाँ तक कि आसपास के घरों में से औरतें निकल आई और उन औरतों ने कहा कि ले भाई, इसने तो रामलीला बहुत बढ़िया की, ये तो बिजली ले आया रामलीला के अंदर। तो ऐसे कुछ बचपन की यादें हैं जो मेरे साथ चलती जा रही हैं। एक मेरे को किसी ने पूछा कि दादी आपकी इतनी रौबदार कैसे थी, चेहरे से तो वो बहुत तंदुरुस्त लग रही हैं, लेकिन उन्होंने कैसे आपकी, तो मैंने उनको बताया, मैंने उनको बता रहा हूँ और मैंने कहा सभी को बताऊँगा। दादी एक तो हरियाणा की थी, दूसरी बात यह है कि दादी रौबदार यूँ थी कि उनके 17 बच्चे थे, 17 बच्चों की माँ थी वो, और 5 फुट 7 इंच की उनकी हाइट थी और लगभग 1 क्विंटल उनका वज़न था। तो बिल्कुल ऐसा लगती थी जैसे जेल की जेलर। और आप विश्वास करें, उनका एक पाव भर का पीतल का कलई किया हुआ गिलास था, उस गिलास में भर के मैंने उनको कई बार घी पीते हुए देखा है। देसी घी पिया करती थी वो। अब रौबदार होंगी नहीं तो कैसे। एक मेरे को उन्होंने पूछा कि आपका जो ये रुझान था कि आप थोड़ा बहुत दुकानदारी भी करते थे, तो ये शौक़ में बिल्कुल सही था। और जैसे मैं कंचे धो के बेच दिया करता था, इसी तरह से बाज़ार में एक पूड़ा मिलता था 2 पैसे की पर्ची खींचने वाला, तो उसमें 100 पर्चियाँ होती थी। मैंने वैसा पूड़ा घर पे तैयार कर दिया। मैंने 400 पर्ची का बड़ा सारा पूड़ा बनाया। उसके किनारे मैंने सुई धागे से खिलौने टाँक दिए, उनके नंबर पर्चियों में लिख दिए, कुछ पर्चियाँ खाली रख दी और किसी पर्ची में 50 पैसे से ज़्यादा का इनाम नहीं रखा। 58 की पर्ची, 54 की पर्ची, 10 पैसे की, 5 पैसे की, और पर्ची खींचने की कीमत 2 पैसे की। मुझे ध्यान है कि एक बच्चे ने 10 का सिक्का मुझे दिया और 2-2 पैसे की 5 पर्ची खींची, 2-3 खिलौने आए, 2-3 खाली आ गई। वो मायूस हो गया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसको अब एक पर्ची ऐसी खिंचवानी चाहिए जिसमें पैसे हों। तो मुझे मालूम है मैंने 58 की 54 की पर्चियाँ कहाँ चिपका रखी हैं। तो मैंने उसको कहा तू मेरे कहने से उधार एक पर्ची खींच ले। और उसने वो पर्ची खींची तो उसमें 58 निकली। वो बड़ा खुश हुआ, उसको बहुत मज़ा आया। फिर उसमें से साहब 40 पैसे तो वो लेके गया और 10 पैसे की उसने 5 पर्चियाँ खींची। वो दूसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर आया। उसकी 58 जब तक खर्च नहीं होगी वो उससे पर्चियाँ खींचता रहा। पहुँच देते। अभी नौहर की पूरी दास्तान मैं अभी सुना नहीं पाया आपको, इसलिए नौहर की दास्तान अभी अगले एपिसोड में और आएगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप हमारे इस वीडियो चैनल को शेयर करते रहिएगा और
सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन की घंटी बजाइएगा, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इतना शैतानी करने वाला बच्चा और जिसका बचपन ऐसा बीता हो, जो पढ़ाई से बहुत दूर रहा हो, उसको अपने बड़े होने के बाद उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से पुरस्कार मिला, उसको जेनेवा से पुरस्कार मिला, उसको जापान से पुरस्कार मिला, फोटोग्राफी पे उसने अंतर्राष्ट्रीय नाम कमाया। ये सब उसकी किस्मत का भी खेल था, दूसरी बात है उसकी मेहनत का भी खेल था। ये सब अपन अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। शुभकामनाएं, नमस्कार।